जय हिंद साथियों। तो हिंदी की जो हमारी यात्रा चल रही है इसमें आज का विषय है क्रिया। आज हम समझेंगे क्रिया के बारे में, क्रिया और धातु में अंतर क्या होता है और क्रिया के भेद कितने प्रकार के हैं, किस बेस पे इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो दोस्तों, क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। क्रिया का बड़ा साधारण सा अर्थ है। क्रिया का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कार्य, है ना, कार्य। परिभाषा देखते हैं कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए, ठीक है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। मतलब कुछ भी करना, गाना, कुछ उठना बैठना, कुछ भी करना, किसी भी प्रकार का कार्य होना, किसी भी प्रकार का काम जिन शब्दों से पता चलता है उसे कहते हैं क्रिया। क्रिया के भेद देखिए, क्रिया के भेद जो होते हैं इनको हम, पहला है रचना के आधार पर। देखो, दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है रचना के आधार पर, एक होता है कर्म के आधार पर। तो पहला रचना के आधार पर क्रिया के भेद एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ये चार भेद होते हैं रचना के आधार पर, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का फिर से क्लासिफिकेशन किया गया, वो हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे सारा। अब इस जो हमने अभी बात करी है क्रिया के भेद, यहां से आपके दो प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे। पहला ये, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। आपसे सीधे सीधे नंबर पूछा जाता है, कितने भेद होते हैं। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 2, 3, 4, 6 जो भी है, ठीक है। तो क्रिया के आधार पर रचना के भेद होते हैं, रचना के आधार पर क्रिया के रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 4, ठीक है। दूसरा, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। और एक बार आपको स्मरण कराने के लिए फिर से पूछ रहा हूं कि हमने सर्वनाम पढ़ा है, संज्ञा पढ़ा है। आप कमेंट में बताइए हमें कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। और एक और तीसरा प्रश्न है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके कितने भेद होते हैं। ये 3 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में बताइए। एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आपको बताना है कमेंट में। तो क्रिया के भेद, रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं और कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। आइए समझते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद के विषय में। पहले तो रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इसमें संयुक्त क्रिया के विषय में जानते हैं। देखिए, 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। यहाँ पर समझने की चीज़ ये है कि जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिल जाती हैं तो वहाँ पर जब एक क्रिया का बोध कराती हैं तो वो जो क्रिया होती है संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे लौट आया, रोने लगा, पहुँच गया। अब देखो, लौट आया, जैसे हमने बोला कि राम विद्यालय से लौट आया, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, राम विद्यालय से लौट आया। अब यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं, पहली है लौटना और दूसरी है आना, ठीक है। अब दोनों क्रियाएं मिल करके एक क्रिया का बोध कराती हैं, ठीक है। दूसरा है रोने लगा। राहुल के पिता ने राहुल को पीट दिया जिससे राहुल रोने लगा। अब यहां भी 2 क्रियाएं हैं, रोना और लगना, ठीक है। तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। पहुंच गया, मैंने अपने मित्र को फोन किया था, उसने बताया कि वह सकुशल अपने घर पहुंच गया है। अब यहां पहुंचना और गया, जाना, ये 2 क्रियाएं हैं जो मिल करके एक क्रिया का पहुंचना का बोध करवा रही हैं। तो ये होती है संयुक्त क्रिया। बहुत आसान चीज़ है, बस एक बार समझते चलें। आपकी नज़रों के सामने से अगर निकलेगी तो पेपर में इस तरह के प्रश्न कभी आपसे गलत नहीं होंगे।
क्योंकि क्रिया के जो जब प्रश्न पत्र में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित अंडरलाइन जो आपको शब्द दे दिया जाएगा, इसमें कौन सी क्रिया है, आपको लिख दिया जाएगा नीचे संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया, कौन सी क्रिया है। तो संयुक्त क्रिया की परिभाषा ये होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया रंजक क्रिया होती है। ठीक है, रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ में विशेषता लाती है। जैसे हमने अभी आपको ऊपर उदाहरण दिया था लौट आया, तो लौटना और आना दो क्रियाएं हो गई। ठीक है, इसमें लौटना जो है ये मुख्य क्रिया है और आना जो है ये रंजक क्रिया है। ये लौटना क्रिया को सपोर्ट कर रही है और उसके अर्थ को विशिष्ट बना रही है। ठीक है, इसका अर्थ जो है ये निकल रहा है कि कोई व्यक्ति कहीं गया था और वहां से वापस आ गया, है ना। तो लौटना और आना। इसी प्रकार रोने लगा, रोना और लगना। रोना जो है ये मुख्य क्रिया है, लगना जो है उसके साथ में उसको सपोर्ट कर रही है, रंजक क्रिया है। पहुंच गया, वह विद्यालय पहुंच गया है। अब वह विद्यालय पहुंच गया है में पहुंचना जो क्रिया है मुख्य क्रिया है, मतलब मेन बोध क्या हो रहा है कि वह विद्यालय पहुंचा, है ना। तो पहुंचना जो है मुख्य क्रिया है और गया, जाना उसको सपोर्ट कर रही है। तो ध्यान रखिएगा जो संयुक्त क्रिया होती है इसमें दो क्रियाएं जो होती हैं, उसमें पहली वाली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी वाली क्रिया गौण या फिर रंजक क्रिया होती है। चलिए एक उदाहरण है, समझ लेते हैं कि माताजी बाजार से आ गईं। अब इसमें देखिए इस वाक्य में आ मुख्य क्रिया है तथा गई रंजक क्रिया है। आना जो है इसको सपोर्ट कर रही, देखो गई का मतलब तो होता है जाना, है ना, गई मतलब जाना, लेकिन ये आना क्रिया के साथ में लगी हुई है, आ के साथ में लगी हुई है, तो इसको सपोर्ट कर रही है और जो पूरा क्रिया संयुक्त क्रिया बन रही है उसका अर्थ यह निकल रहा है कि माता जी बाजार से आई, है ना, पहुंच मतलब आ चुकी हैं, आ गई हैं, है ना। ये तो दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया आना का अर्थ दर्शा रही हैं। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। संयुक्त क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया जो है अर्थ के अनुसार इसके 11 मुख्य भेद होते हैं। देखो 11 मुख्य भेद होते हैं। अब ये नाम सुन करके आप डरिए मत, आपको ये रटने नहीं है ना, याद, इनको याद भी नहीं रखना है, बस समझ लीजिए आप। ठीक है, इनके नाम जो होते हैं इन्हीं में अर्थ छिपा होता है, बस आपको याद सिर्फ इसमें इतना रखना है कि संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए पहला है आरंभ बोधक। आरंभ बोधक जो संयुक्त क्रिया होती है इससे किसी कार्य के प्रारंभ होने की सूचना मिलती है। जैसे वह पढ़ने लगा, मतलब उसका पढ़ना प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, पानी बरसने लगा, पानी बरसना प्रारंभ हो चुका है। राम खेलने लगा, राम का खेलना प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, देखो 3 हमने उदाहरण दिए आपको, तीनों से ही किसी काम के प्रारंभ होने की सूचना मिल रही है। फिर बता रहा हूं मैं, प्रारंभ होने की सूचना मिल रही है, समाप्त होने की नहीं। दूसरा, उस काम के अनवरत चलने की सूचना भी नहीं मिल रही है। काम प्रारंभ हुआ है मतलब अभी अभी कोई काम शुरू हो चुका है, इस बात की सूचना मिल रही है। तो ऐसे जो संयुक्त क्रिया शब्द होते हैं ये आरंभ बोधक होते हैं। दूसरा है समाप्ति बोधक। वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है। इसको समझने के लिए ऐसे ही समझ लो कि आरंभ बोधक जो भी होते हैं उनमें लगा लगा होता है, मतलब लगा शब्द आता है क्रिया के बाद में। ठीक है, और समाप्ति बोधक में चुका है आता है। जैसे वह खा चुका है तो खाना खाना समाप्त कर चुका है, वह पढ़ चुका है, वो पढ़ना समाप्त कर चुका है, वह जा चुका है, वह जाना समाप्त कर चुका है। ठीक है, अगर हम इसी को बोलते कि वह जाने लगा तो मतलब वह जाना प्रारंभ कर रहा है ना, उसका जाना प्रारंभ हो चुका है। तो आरंभ बोधक हो गया, समाप्ति बोधक हो गया। अब तीसरा देखते हैं अवकाश बोधक। अवकाश बोधक का मतलब ये होता है, इससे ये पता चलता है कि जो क्रिया करने वाला व्यक्ति है, करता है, अर्थात उसको समय मिलने की सूचना होती है कि मतलब उसको टाइम मिला है कि नहीं मिला है।
नकारात्मक सकारात्मक की बात नहीं हो रही अभी, अभी टाइम की बात हो रही है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए, वह मुश्किल से सोने पाया। इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलती है कि उसे इतना समय ही नहीं मिल पा रहा था कि वह सो पाता, लेकिन अब उसको इतना समय मिला कि वह सोने पाया। ठीक है, मतलब उसको सोने के लिए बहुत कम समय मिला। दूसरा, जाने न पाया, वह जाने न पाया मतलब उसको जाने का समय ही नहीं मिला। ये अवकाश बोधक होते हैं। ठीक है। अनुमति बोधक, अनुमति बोधक मतलब जिन क्रिया शब्दों से अनुमति का इंडिकेशन मिले, जैसे मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, है ना। अगर इंग्लिश में हम इनको बनाते हैं तो लेट आता है। ठीक है, लेट मी गो, लेट मी स्पीक। तो हिंदी में जिनमें दो शब्द लग जाता है, दो, ऐसा करने दो, है ना, वो जो होते हैं शब्द, वो अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। नित्यता बोधक, नित्यता बोधक मतलब ऐसे काम जो प्रतिदिन या रेगुलरली हो रहे हैं। ठीक है, नित्य प्रति हो रहे हैं। जैसे पेड़ बढ़ता गया, मतलब पेड़ बढ़ता गया, अब एकदम से तो पेड़ नहीं बढ़ा, धीरे धीरे करके बढ़ता गया, रेगुलरली बढ़ता गया, नित्यता का प्रदर्शन हो रहा है। तोता पढ़ता रहा। ठीक है, तो ता गया, ता रहा, ये जो शब्द हैं ये नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया के भेद हैं। आवश्यकता बोधक, यह काम मुझे करना पड़ता है, तुम्हें यह काम करना चाहिए। ठीक है, ये जो शब्द हैं, या फिर कुछ भी है, जैसे तुम्हें नहाना पड़ेगा। ठीक है, तो पड़ता है, पड़ेगा, या चाहिए, करना चाहिए, है ना, चाहिए, ये शब्द जहाँ पर आ जाते हैं ये आवश्यकता को दर्शाते हैं। मतलब ये काम मुझे करना पड़ता है, मुझे इस काम को करने की आवश्यकता है, अतः ये काम मुझे करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आवश्यकता का इंडिकेशन हो रहा है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जहाँ पर क्रिया के बाद में पड़ता है आता है, या चाहिए आता है, या पड़ेगा आता है, वे शब्द आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं। निश्चय बोधक, वह बीच में ही बोल उठा। क्या बोला? मैं मार बैठूंगा। वह बीच में ही बोल उठा, मैं मार बैठूंगा, ये पूरा एक शब्द है। वह बीच में ही, देखो सेमी कॉलन लगा हुआ है, तो मतलब ये कॉमा तक एक ही शब्द है, उसके बाद में दूसरा उदाहरण है। वह बीच में ही बोल उठा, मैं मार बैठूंगा, मतलब उसने निश्चय कर लिया, भैया मैं मार बैठूंगा। ठीक है, निश्चय बोधक। अब दे ही डालो, जैसे कोई शब्द हम बनाते हैं कि जैसे हमने बोला कि आप अपने मित्र से कुछ मांगने गए। ठीक है, सपोज करो आप अपने मित्र के पास गए और आपने उसको पैसे दिए थे। ठीक है, और आपने कहा कि आप उससे 2-3 बार बात करते हैं और कहते हैं कि भैया मेरा पैसा वापस कर दो, भैया मेरा पैसा वापस कर दो। पैसा वापस नहीं करता। एक दिन आप गुस्से में गए उसके पास में और आपने उससे कहा कि भैया मेरे पैसे जो है आप दे ही डालो। ठीक है, तो मतलब आप उससे कह रहे हैं कि निश्चय कर लो कि मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। ठीक है, तो ये जो शब्द इस तरह के हैं। ठीक है, ही जहाँ पे आ जाता है सपोर्ट देने के लिए, ही तो अपने आप में निश्चय का इंडिकेशन देता है, ऐसा हो ही जाएगा, मतलब निश्चित रूप से ऐसा होगा, है ना। तो ये जो शब्द होते हैं निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं। इच्छा बोधक, इसका बड़ा सिंपल सा है, जिनमें क्रिया के बाद में चाहना शब्द लग जाता है वो निश्चय इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया के भेद हैं। जैसे वह घर आना चाहता है, उसकी इच्छा है घर आने की, है ना। इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? वह घर आना चाहता है मतलब उसकी इच्छा है घर आने की। मैं खाना चाहता हूँ मतलब खाने की मेरी इच्छा है। अगला है अभ्यास बोधक, यह पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ। तो हमें इस उदाहरणों से क्या पता चल रहा है कि जिन क्रिया के बाद में करता है, करते हो, करता हूँ, या करता था, करते थे, ये शब्द आते हैं, कर्ता शब्द आ जाता है मेनली, ऐसा समझ लो आप। वहाँ पर वो संयुक्त क्रिया जो होती है वो अभ्यास बोधक होती है।
शक्तिबोधक सकना, क्रिया शब्दों के बाद में, क्रिया के मुख्य क्रिया के बाद में जब सकना जुड़ जाता है तो वहां पर आ जाता है शक्तिबोधक। जैसे मैं चल सकता हूं, ठीक है। अब चलना और सकना दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं सॉरी। तो ये शक्तिबोधक हो गई, वह बोल सकता है, शक्तिबोधक। अगला है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, वह पढ़ा लिखा करता है, वह यहाँ प्रायः आया जाया करता है, पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहो। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, मिलना जुलना, आना जाना, खाना पीना, वह खाया पिया करता है, ये पुनरुक्त संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ये आसान, देखो अभी हम आपको जब आगे पढ़ाएंगे नाम बोधक क्रिया, तो उसमें और संयुक्त क्रिया में थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम समझ नहीं पाते कई दफ़ा ये संयुक्त क्रिया है या फिर कुछ और है, तो उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पुनरुक्त संयुक्त क्रिया जो होती है, आना जाना, खाना पीना, इसमें अभी आप एक पढ़ेंगे तो एक क्रिया का एक भेद है, उसमें संगीत से, मतलब आवाज़ से, ध्वनि से वो क्रिया जो है उत्पन्न होती है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये थे 11 भेद। अब नाम धातु क्रिया की बात करते हैं। नाम धातु क्रिया, देखो नाम धातु क्रिया नाम धातु मतलब क्या हुआ कि किसी के नाम से बनने वाली क्रिया जो होती है वो नाम धातु क्रिया होती है। सिंपल शब्दों में अगर आप इसको समझें तो इस प्रकार से है। अब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, इनके साथ में जब हम कुछ ऐसे शब्द जोड़ते हैं जिनसे एक क्रिया बनती है तो वो होती है नाम धातु क्रिया। जैसे लुटेरों ने जमीन हथिया ली। अब इसमें हथिया ली, हथियाना एक क्रिया हो गई है ना, हथिया ली, हथियाना क्रिया है, ठीक है। लेकिन ये बनी कैसे है? हथियाना बनी है हाथ से, हाथ से बनी है हथियाना, ठीक है। तो हाथ जो है संज्ञा है। हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। अब अपना क्या है? सर्वनाम है ना, अपना सर्वनाम है और उसमें आना प्रत्यय लगा करके हो गया अपनाना। तो अपनाना जो है ये भी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, लेकिन ये नाम धातु क्रिया है। उपयुक्त वाक्यों में हथियाना तथा अपनाना क्रियाएं हैं, ये हाथ संज्ञा तथा अपना सर्वनाम से बनी हैं, ठीक है। अतः ये नाम धातु क्रियाएं हैं। देखो यहाँ पर द्रष्टव्य जो है ये समझाने के लिए बात करी गई है, इसको आप नोट कर लीजिए कि नामबोधक क्रियाएं जो होती हैं संयुक्त क्रियाएं नहीं हैं। बेसिकली संयुक्त क्रियाएं जो हैं ये दो क्रियाओं के योग से बनती हैं और नामबोधक क्रियाएं संज्ञा अथवा विशेषण के मेल से बनती हैं। दोनों में यही अंतर है, ठीक है। संयुक्त क्रियाओं और नाम धातु क्रियाओं में ये अंतर है। हमने अभी संयुक्त क्रिया पढ़ी थी, अब हमने नाम धातु क्रिया पढ़ी। तो देखो नाम धातु क्रिया जो है ये दो चीज़ों से बनी है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपनाना का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अपना प्लस आना है ना। तो अपना जो है ये क्या है? ये सर्वनाम है और आना प्रत्यय है, जबकि जो संयुक्त क्रियाएं होती हैं वो दो क्रियाओं के योग से बनती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रेरणार्थक क्रिया ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बार पेपर में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, उसके वो आपसे ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं, ऑप्शन में दे दिया जाए, 4 दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया के भेद कितने होते हैं, कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, प्राथमिक द्वितीयक, है ना। तो जैसे प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है, पहले हम ये समझते हैं कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, ठीक है, वे कहलाती हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं। जैसे कटवाना। अब कटवाना जो है ये काटना क्रिया से बनी है, ठीक है। अब मैं 2 वाक्य आपको बताता हूं। जैसे मैंने बोला कि रामू घास काटता है, अब इसमें कर्ता कौन है? रामू है।
ठीक है, रामू करता है और वो स्वयं कार्य कर रहा है, ठीक है, वो काट रहा है, स्वयं काट रहा है, ठीक है। अब दूसरे शब्दों में अगर बोलूं कि रामू अपने लड़के से घास कटवाता है, अब यहां पर कर्ता कौन है? रामू है, कर्ता रामू है, लेकिन वो कार्य किसके द्वारा करवा रहा है? अपने लड़के के द्वारा करवा रहा है, ठीक है। तो अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि रामू जो है वो अपने लड़के को प्रेरित कर रहा है घास काटने के लिए, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो वाना, ठीक है, आना, ये शब्द जो इस प्रकार के लगते हैं ये प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण करते हैं, ठीक है। दूसरा है कराना, है ना, करना और कराना। करना मतलब ये क्रिया हो गई सिंपल सी, कराना मतलब या करवाना मतलब प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, अब यहां पर मालिक जो है ये नौकर को प्रेरित कर रहा है कार साफ करने के लिए, ठीक है। तो करवाता है मतलब प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, ठीक है। पहला कर्ता कौन सा? जैसे ऊपर वाले वाक्य में हम देखें कि मालिक नौकर से, अब मालिक हो गया पहला कर्ता और नौकर हो गया दूसरा कर्ता, ठीक है। इसको समझ लीजिए, फिर अभी हम नीचे देखेंगे एक बार इसको कि मालिक नौकर से मालिक जो है पहला कर्ता हो गया, नौकर दूसरा कर्ता हो गया। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि मालिक कार्य कर रहा है, लेकिन क्या कार्य कर रहा है? मालिक सिर्फ प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है, और कार साफ करने का काम कौन कर रहा है? नौकर कर रहा है। तो इसीलिए दो कर्ता की बात करी गई है। पहला होता है प्रेरक कर्ता जो प्रेरणा देता है, और दूसरा होता है प्रेरित कर्ता मतलब जो प्रेरित हो रहा है ना, जो कार्य वास्तव में कर रहा है। तो ऊपर जो वाक्य है मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, इसमें प्रेरक करता है मालिक और प्रेरित करता है नौकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के रूप के विषय में देखते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दो प्रकार की होती है, मैंने अभी आपको बताया था। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? देखो, रानी अनिमेष को खाना खिलाती है। रानी अनिमेष को खाना खिलाती है, बड़ा बढ़िया शब्द है अनिमेष। अनिमेष आपको बताते चले, अनिमेष क्या होता है पता है? अनिमेष मतलब होता है कि जो पलके ना झपकाता हो। मैंने एक कविता लिखी थी तो उसमें दो पंक्तियां आई थी कि प्रखर पर्वत शिखर भी खुद गर्त में गिरवी पड़े, अनिमेष अंधे हो चले हैं प्रणव खुद जकड़े खड़े, अब नहीं आएगा कान्हा ले सुरीली बांसुरी, फूलने फलने लगा है राज फिर से आसुरी। कभी सुनाएंगे आपको भी। तो रानी अनिमेष को खाना खिलाती है। अब यहाँ पर देखिए, पहली चीज़, रानी जो है ये अनिमेष को खाना खिलाती है, ठीक है। अगर हम इसी बात को बोलते कि रानी खाना खाती है, ठीक है, अगर खाती है बोलते तो ये सिंपल क्रिया होती। खिलाती जो क्रिया बनी है इसमें, ये खाती क्रिया से प्रेरित होकर बनी है। तो रानी अगर स्वयं खाना खाती, ठीक है, तो ये होता सिंपल क्रिया, खाती है। लेकिन रानी अनिमेष को खाना खिलाती है, मतलब खाने का कार्य कौन कर रहा है? खाने का कार्य कर रहा है अनिमेष, और रानी उसको खाना खिलाती है, मतलब उसको प्रेरित कर रही है खाने के लिए, ठीक है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखो, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया ये हो गया, इसमें खिलाती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। अगर हम बोलते खिलवाती है, देखो इसी में हम बोलें कि रानी अनिमेष को खाना खिलवाती है, अब वो किसी और से खाना खिलवा रही है रानी, तो वो हो जाता द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। देखो समझने की बात है ये। नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है, ठीक है। पहली चीज, हम अगर कहते हैं कि नौकरानी झूला झूलती है तो वो तो सिंपल क्रिया हो जाती, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि दो कर्ता हैं, एक तो नौकरानी है, दूसरा बच्चा है, ठीक है। अब नौकरानी जो है वो बच्चे को झूला झूलने का काम कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है, ठीक है। तो झुलाती है जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। अगर झुलवाती है होता तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता। इन वाक्यों में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, अतः ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक ही होंगी, हर हाल में सकर्मक होंगी, ठीक है।
द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? देखिए, माँ पुत्री से भोजन बनवाती है। अब ऊपर भी खिलाती झुलाती आ रहा था, अभी वाती आ गया, है ना। तो माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, मतलब माँ पुत्री को भोजन बनाने के लिए प्रेरित कर रही है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरा, जो जोकर सर्कस में हाथी से करतब करवाता है, जोकर सर्कस में हाथी से करतब करवाता है। अब यहां पर देखिए फिर वाता आ गया, ठीक है। अगर हम कहते कि जोकर हाथी से करतब कराता है, ठीक है, तो अगर हम कहते कि जोकर, इस अंतर को समझिए, देखो बहुत छोटा सा अंतर है। अगर हम ये कहते जोकर हाथी से करतब कराता है, तो कराता है जो है ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती, लेकिन हमने क्या कहा कि जोकर सर्कस में हाथी से करतब करवाता है, ठीक है। तो मतलब अब जो कर्तव्य करने का काम है वो पूरा का पूरा हाथी कर रहा है, जोकर सिर्फ उसको प्रेरणा दे रहा है। इन दोनों में अगर हम एक जो सूक्ष्म अंतर है इसको समझना चाहें तो वो ये होता है कि जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रहती है उसमें जो प्रथम कर्ता होता है, जो प्रेरित करने वाला कर्ता होता है, वो खुद भी फिजिकली इन्वॉल्व रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो खुद भी फिजिकली इन्वॉल्व रहता है। जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है उसमें जो प्रथम कर्ता होता है, अर्थात उसमें जो प्रेरित करने वाला कर्ता होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा देने का काम करता है, वो फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होता। ये सूक्ष्म अंतर है, इस चीज को समझना है। और इसमें बहुत सारे लड़के प्रश्न गलत करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया अगर सिर्फ आया तब तो आप आराम से कर लोगे, वाता है, वाती है, आती है, आ गया, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में अंतर करने के लिए आपको दे दिया गया तब फिर गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ इस सूक्ष्म अंतर को समझना जरूरी है। देखिए, इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है और दूसरे से कार्य करवा रहा है, अतः यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष होती है तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष होती है। देखो, ये सूक्ष्म चीज को थोड़ा सा जटिल भाषा में लिखा गया है। जो ग्रामर की लैंग्वेज होती है थोड़ा सा होती जटिल है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है उसको सरल भाषा में आप तक पहुंचाना और सरल भाषा में ही समझाना। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष होती है, मतलब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में जो प्रेरित करने वाला करता है वो फिजिकली इन्वॉल्व रहता है। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष होती है, मतलब वो सिर्फ प्रेरित करता है। अब प्रेरित करना आप देख नहीं सकते। अगर कोई आदमी सिर्फ प्रेरित कर रहा है तो आप उसको देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं कि हाँ ये प्रेरित कर रहा है, तो अप्रत्यक्ष होती है। बस यही अंतर है दोनों में। चलिए, प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती दोनों क्रियाओं से हैं, सकर्मक और अकर्मक। ऐसी क्रियाएं हर स्थिति में सकर्मक होती हैं, मतलब ये बन, इनका ओरिजिन तो सकर्मक से भी हो सकता है, अकर्मक से भी हो सकता है, लेकिन जब ये बन जाएंगी उसके बाद में ये डेफिनेटली हर हाल में सकर्मक रहेंगी। ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। अच्छा, सकर्मक अकर्मक हम पढ़ेंगे तो बाद में समझ लेंगे। वैसे यहाँ पर चूंकि संदर्भ आया है तो मैं बता दूं आपको। देखिए, पहला है जैसे रानी अनिमेष को खाना खिलाती है। अब इसमें क्या है, को, जहां पर को शब्द आ जाता है ना, वहां पर कर्म की पहचान ही होती है। कर्ता ने कर्म को, है ना, हमने कारक पढ़ाया था आपको तो बताया था कि कर्म का जो कारक चिन्ह है वो को है। तो रानी अनिमेष को, इसमें क्या, अनिमेष क्या है, ये कर्म है। खाना जो है, जो खाना क्रिया हो रही है उसका प्रभाव जो है जिस पे पड़ता है वो कर्म होगा, ठीक है। तो अनिमेष पे पड़ रहा है प्रभाव, भाई खाना कौन खा रहा है? अनिमेष खा रहा है, तो प्रभाव अनिमेष पे पड़ रहा है, तो अनिमेष कर्म हो गया। ये समझने की चीज़ है। इसी प्रकार नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है, बच्चा कर्म हो गया, है ना। दूसरा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने जो आपको दो कर्ता बताए हैं वो भी सत्य है और कर्म वाली जो बात बताई है ये भी सत्य है। माँ पुत्री से भोजन बनवाती है। अब इसमें पुत्री जो है
भोजन बनाने का काम कौन, क्रिया जो है उसका प्रभाव डायरेक्टली किस पे पड़ रहा है, पुत्री पे पड़ रहा है, वो बनाने का काम कर रही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप देख रहे हैं जितने उदाहरण हैं ये सकर्मक हैं, इनमें कर्म है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं मूल क्रिया से प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए। आप इनको नोट कर सकते हैं और बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और खुद भी प्रयास कर सकते हैं कि अलग अलग क्रियाएं लिख करके और उनसे प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाएं। जैसे उठना से उठाना और उठवाना, उठाना प्रथम है और उठवाना द्वितीय है। उड़ना से उड़ाना और उड़वाना, चलना से चलाना और चलवाना, देना से दिलाना और दिलवाना, जीना से जिलाना और जिलवाना, लिखना से लिखाना और लिखवाना, जगना से जगाना और जगवाना। देखो लिखना, एक उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे समझ में आएगा। लिखना क्रिया है, जैसे मैंने कहा कि मैंने पत्र लिखा, ठीक है, मैंने पत्र लिखा, अब लिखा ये तो मूल क्रिया हो गई। ठीक है, मैंने कहा कि मैंने अपने मित्र से पत्र लिखाया, ठीक है, ये हो गई प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और मैंने कहा कि मैंने अपने मित्र से पत्र लिखवाया, ये हो गई द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जगना जगाना जगवाना, सोना सुलाना सुलवाना, पीना पिलाना पिलवाना, ये सोना सुलाना सुलवाना बात करी गई। मैं खुद सो रहा हूँ, ये हो गई मूल क्रिया। मैं अपने लड़के को सुला रहा हूँ, ये हो गई प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। सोने का काम तो लड़का कर रहा है, मैं अपने लड़के को सुलवा रहा हूँ, अब किसी अन्य व्यक्ति से उसे सुलवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गई द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। पीना पिलाना पिलवाना, है ना, ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया ये भी बड़ी बढ़िया चीज़ है। देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब समझने की चीज़ें हैं। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, इसमें आपको इस प्रकार के शब्द मिलेंगे कर, ठीक है, नहा कर, खा कर, तो मतलब इसमें देखो पुजारी ने पहले नहाया फिर पूजा की, तो पूजा करना क्रिया है, उसके पहले एक क्रिया और हो चुकी है, कौन सी, नहाना, है ना। राखी ने घर पहुंचकर फोन किया, फोन करना क्रिया है, उसके पहले एक क्रिया और हो चुकी है, कौन सी, पहुंचना। ठीक है, तो इसमें कर शब्द आपको बीच में देखने को मिलता है। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा करके बनाकर लगाकर बनाई जाती है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, पहला है सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया, इसके भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया के विषय में जरा देखते हैं। देखो श्याम फिल्म देख रहा है, ठीक है, अब इसमें जो फिल्म है ये कर्म है। नौकरानी झाड़ू लगा रही है, ठीक है, झाड़ू कर्म है, लगाना क्रिया है, नौकरानी करता है। ठीक है, यहां पर एक एक कर्म है, फिल्म और झाड़ू दोनों वाक्य जो हमने उदाहरण बताए इसमें एक एक कर्म है। अब हम देखते हैं द्विकर्मक में कैसे। श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है, अब यहां देखो देखना क्रिया है, श्याम जो है ये करता है, और भाई और फिल्म ये दो कर्म हैं। ठीक है, इसी प्रकार नौकरानी फिनाइल से पोछा लगा रही है, लगाना क्रिया है, नौकरानी करता है। ठीक है, फिनाइल और पोछा ये दो कर्म हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म मुख्य होता है और दूसरा जो होता है वो गौण होता है। ठीक है, आश्रित, गौण मतलब द्वितीयक या आश्रित कर्म। मुख्य कर्म क्रिया से पहले तथा गौण कर्म के बाद आता है। मुख्य कर्म जो होता है वो क्रिया से पहले तथा गौण कर्म के बाद आता है। देखिए ये समझ लीजिए जरा, जो द्वितीयक कर्म होता है मतलब जो गौण कर्म होता है, आश्रित कर्म जो होता है वो वाक्य में पहले आता है, ये ध्यान रखना। जो आश्रित कर्म होता है, जो द्वितीयक कर्म होता है, जो गौण कर्म होता है वो वाक्य में पहले आता है। जैसे श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है, अब इसमें देखिए
भाई जो है ये आश्रित कर्म है, फिल्म जो है ये मुख्य कर्म है। ठीक है, तो जो मुख्य कर्म है, इस वाक्य को मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो, मुख्य कर्म जो है फिल्म, ये गौण कर्म मतलब आश्रित कर्म, मतलब भाई के बाद में आया है और देखना नाम की क्रिया के पहले आया है। इसी प्रकार नौकरानी फिनाइल से पोछा लगा रही है, पोछा लगाना मुख्य कर्म है, पोछा मुख्य कर्म है। फिनाइल जो है वो गौण कर्म है, आश्रित कर्म है, उसके बाद में पोछा आया है और क्रिया से पहले आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कर्म नहीं होता। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पर पक्षी करता है और उड़ना क्रिया, डायरेक्ट क्रिया हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कर्म नहीं है। बच्चा रो रहा है, ठीक है, बच्चा करता है और रोना क्रिया है, तो यहाँ कर्म नहीं। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे होती है? देखिए, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करने से होती है। यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, और यदि ना मिले तो अकर्मक होती है। जैसे राम फल खाता है, प्रश्न करने पर कि राम क्या खाता है, उत्तर मिलेगा फल, अतः खाना क्रिया सकर्मक है। सीमा रोती है, इसमें प्रश्न पूछा जाए कि क्या रोती है, तो कुछ भी उत्तर नहीं मिलता। ठीक है, क्या रोती है कहने पर कुछ भी उत्तर नहीं मिलता, अतः इस वाक्य में रोना क्रिया अकर्मक है। धातु, स्टेम, क्या होता है धातु? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये प्रश्न आया है, कई बार आया है। धातु आपको दे दिया जाएगा, धातु क्या होता है, नीचे आपको लिख दिया जाएगा 2-3 ऑप्शन। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे पढ़, जा, खा, लिख। संस्कृत में धातुएं होती हैं पठ, गम, गच्छ, है ना। गच्छ जो है वो गम, गच्छ, पठ, है ना, ये सारी की सारी धातुएं हैं। इसी प्रकार से हिंदी में पढ़, जा, खा, लिख आदि धातुएं हैं। अब देखिए, इसके उदाहरण हम कुछ समझ लेते हैं कि पढ़ना क्रिया को लें, इसमें ना प्रत्यय है जो मूल धातु पढ़ में लगा है। ठीक है, आपसे प्रश्न आता है, आपको दे दिया जाएगा शब्द कि इस क्रिया की धातु क्या है। ठीक है, तो वहाँ पर आप समझ लेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा करके, जैसे पढ़ना क्रिया है तो पढ़ धातु हो गई, उसमें ना प्रत्यय लगा करके लगा दिया गया। इसी प्रकार से खाना क्रिया है, खा धातु हो गई, ना प्रत्यय लगा करके बन गई खाना, है ना। धातु के भेद, धातु के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला है मूल धातु खा, देख, पी इत्यादि। दूसरा है यौगिक धातु खाना से खिला, पढ़ना से पढ़ा। नाम धातु, नाम धातु जो है ये क्रिया की तरह ही है। नाम धातु क्रिया की जो हम बात कर रहे थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं। हथियाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। मिश्र धातु काम करना, ठीक है, काम होना। मिश्र धातु जो है ये 2 धातुओं के योग से बनती है। अनुकरणात्मक धातु, ये जो है ये संगीतमय होती है, मतलब जैसे ध्वनि के अनुकरण से बनती है। टनटनाना, खटखटाना, है ना, या खटकना, टनटनाना, खटकना, है ना। यह धातु जहाँ पर मतलब संगीत का इंडिकेशन होता है, जैसे दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो खटखट की ध्वनि आती है ना, इसलिए खटखटाया, खटखटाना बोला जाता है। तो ये अनुकरणात्मक धातु हो गई। धन्यवाद। और आज का क्रिया का जो आपका विषय है, क्रिया का जो पूरा चैप्टर है वो आज समाप्त हुआ यहाँ पर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।